हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि अब से पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं आप सभी ने वो देख ली होंगी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं राइबोसोम। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी राइबोसोम्स की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारे राइबोसोम का पार्ट 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर आज हम राइबोसोम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये बताइए कि जो राइबोसोम होता है ना, वो 70S का भी होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा। राइबोसोम 80S का भी होता है, ठीक है। और S का मतलब क्या था, यहाँ पर S का मीनिंग आपको बताया गया था ना कि S क्या होता है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और इसी को ही हम स्वेडबर्ग कांस्टेंट भी कह देते हैं और स्वेडबर्ग यूनिट भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ये S है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये किस काम आता है, क्या किस चीज को मेजर करता है ये, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्टली ये मेजर करेगा किस चीज को, डेंसिटी को और साइज को, ठीक है। तो ध्यान रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो राइबोसोम की किस चीज को मेजर करता है। वो मेजर करेगा उनकी डेंसिटी को और उनके साइज को। और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो 70S सब यूनिट, जो 70S का राइबोसोम है वो सब यूनिट से मिलकर बना होगा। क्योंकि देखो सब यूनिट तो दोनों के अंदर ही होंगी ना, चाहे वो 70S का है चाहे वो 80S का है। अगर हम 70S के राइबोसोम की बात करें तो वो मिलकर बना होगा 50S और 30S, ठीक है। क्योंकि 50 वहां पे लार्जर सब यूनिट है और 30S वहां पे क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। और जो 80S का राइबोसोम है गाइस, वो मिलकर बना होगा 60S और 40S से, ठीक है। 60 जो रहेगा S वहां पे लार्जर सब यूनिट है और 40S वहां पे क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। और आपको ये भी पता है कि जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। स्मॉल है तो इसी वजह से हम वर्ड यूज कर सकते हैं माइक्रो। तो इसी वजह से राइबोसोम को क्या कहा जाता है, माइक्रोसोम। क्या कहा जाएगा, माइक्रोसोम, ठीक है। और गाइस इस चीज पे ध्यान दीजिए कि जो राइबोसोम हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, है ना, उसी को हम थोड़ा और एक्सटेंड में पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखिए राइबोसोम है, हमें पता है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट थे, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट थे, वो साइटोप्लाज्म में भी थे फ्री फॉर्म में। हमें पता है कि वो बाउंड फॉर्म में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए थे, ठीक है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाइस आप मुझे ये बताइए, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक और जगह प्रेजेंट रहेंगे राइबोसोम। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वो प्रेजेंट रहेंगे उसके सेल ऑर्गेनल के अंदर, ठीक है। कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के कहां प्रेजेंट होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होंगे और प्लास्टिड के स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए कि यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर ही राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। बट एक एक्सेप्शन केस है जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो कहां नहीं प्रेजेंट होते राइबोसोम, राइबोसोम मैमेलियन आरबीसी रेड ब्लड सेल उसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और रेड ब्लड सेल को ही हम क्या कह देते हैं, एरिथ्रोसाइट।
साइट मीन्स सेल, अरिथ्रो मीन्स रेड, यानी कि जो रेड ब्लड सेल हैं उन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, अरिथ्रोसाइट। और अरिथ्रोसाइट के अंदर आरबीसी के अंदर क्या रहेंगे, राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने ये कर लिया था कि जो लार्जर सब यूनिट है 70s की और 80s की, उसके अंदर कितनी मीन्स जैसे 60s की जो सब यूनिट है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है स्पेशली जो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच रहता है जो फ्री फॉर्म में होता है, वो 80s का होता है ना, उसके अंदर लार्जर सब यूनिट होती है 60s की। और हमने पढ़ा था कि जो लार्जर सब यूनिट होती है, ठीक है, तो वहां पर किससे मिलकर बनी होगी, वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन से। और किस टाइप की आरआरएनए से मिलकर बनी होगी वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी आपको किस चीज पे फोकस करना है कि जो लार्जर सब यूनिट है या फिर स्मॉलर सब यूनिट है उसके अंदर किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आरआरएनए और प्रोटीन्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था कि जैसे चाहे लार्जर सब यूनिट है चाहे स्मॉलर सब यूनिट है, आरआरएनए कितने रहेंगे और प्रोटीन्स कितने रहेंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अभी कि लार्जर जो सब यूनिट है, चाहे वो 70s की हो चाहे वो 80s की हो, ठीक है, हमें देखना है कि लार्जर सब यूनिट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, आपको इस चीज पे फोकस करना। ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा प्रोट्यूबरेंस, ठीक है, और क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, रिस, और क्या प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, स्टॉक। ठीक है, प्रोट्यूबरेंस रहेगा, रिस रहेंगे और क्या रहेंगे, स्टॉक रहेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें स्मॉलर सब यूनिट की, चाहे वो सब यूनिट देखिए ना तो मैं 70s की बात कर रही हूं ना ही मैं 80s की, क्योंकि जब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था 70s और 80s के अंदर जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट थी उनके अंदर हमें पता है कि जो किस किस टाइप के आरआरएनए प्लस प्रोटीन होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि चाहे लार्जर सब यूनिट है चाहे स्मॉलर सब यूनिट है उनके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, तो क्या क्या रहेंगे इनके अंदर, प्रोट्यूबरेंस, रिस एंड स्टॉक। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि लार्जर सब यूनिट है ना, तो उसके ऐसे बाहर की तरफ तीन निकले होते हैं, प्रोट्यूबरेंस, रिस और स्टॉक, जिसके ऊपर क्या होगा, जो स्मॉलर सब यूनिट है ना ये वाली, वो आके फिट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं प्रोट्यूबरेंस, रिस एंड स्टॉक, यानी कि जो लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, उसके ऐसे बाहर, जैसे अगर ये लार्जर सब यूनिट है तो उसके बाहर की तरफ ऐसे तीन निकले होते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एक को बोल देते हैं प्रोट्यूबरेंस, दूसरा रिस एंड थर्ड वन दैट इज स्टॉक। ठीक है, और उनके ऊपर स्मॉलर सब यूनिट है वो आके फिक्स होने वाली है। तो स्मॉलर सब यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं ये भी आप नोट कर लीजिए। तो इसके अंदर बेसिकली रहेंगे प्लेटफॉर्म, ठीक है, हेड, बेस एंड लेफ्ट। ठीक है, अगर हम स्मॉलर सब यूनिट को ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये वाली साइड है ना, दिस वन, जिसको भी मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एमआरएनए बाइंडिंग होगी, एमआरएनए बाइंड करेगा। और एमआरएनए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, क्या होता है एमआरएनए की फुल फॉर्म, दैट इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अगर हम लार्जर सब यूनिट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके अंदर जनरली ऐसे 3 साइट होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास लार्जर सब यूनिट। यहां हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए, यहां पर पी और यहां पर ई। तो लार्जर सब यूनिट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी साइट्स प्रेजेंट होती हैं तो आपको क्या बताना है, कितनी साइट्स होती हैं, यहाँ पे 3 साइट। फर्स्ट है हमारे पास ई साइट, ठीक है, एक है हमारे पास
पी साइट और एक है हमारे पास ए साइट। तो इस तरह से हमारे पास 3 साइट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, कैसे देखिए, जो हमें पता है कि जो राइबोसोम है उसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस अगर आप पढ़ोगे ना डिटेल में तो वो आप पढ़ोगे जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, कि ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे होती है। फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगी सो दैट आपको इतना क्लियर हो जाए कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि इस स्लाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा। राइबोसोम है वो 70S का भी होता है, 80S का भी। ठीक है, 70S के अंदर जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S की रहेगी, स्मॉलर है वो 30S की रहेगी। 80S के अंदर जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S की रहेगी, स्मॉलर है वो 40S की रहेगी। जो ये 80S का राइबोसोम है ये प्रेजेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में और मेम्ब्रेन के ऊपर, स्पेशली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक। ठीक है, बट अगर हम बात करें 70S का जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो 70S का होगा वो। ठीक है, और आप इस चीज को भी देखिए कि जो यहाँ पे एस है, एस का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग यूनिट या फिर स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और ये किस चीज को मेजर करता है, ये मेजर करेगा राइबोसोम की डेंसिटी को और साइज को। इज इट क्लियर। और हमने देखा कि जो लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट के अंदर कितने पार्ट्स हैं, बेसिकली 3। ठीक है, प्रोट्यूबरेंस, रिच एंड स्टॉक, ये बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिनके ऊपर आकर कौन अटैच होगा, स्मॉलर सब यूनिट। और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर जो ये एरिया है यहाँ पर आके क्या बाइंड होगा, mRNA। ठीक है, और ये हमने साइट्स रिप्रेजेंट की हैं कि लार्जर सब यूनिट के अंदर कौन कौन सी साइट होती हैं, ए साइट है, पी साइट है और ई साइट है। क्लियर है। तो अभी आप देखिए जो हमने यहाँ पे सेंटर में स्ट्रक्चर बनाया है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारे पास टनल। ठीक है, ये टनल क्या काम करेगी, हमें पता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, देखो जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी ना तो क्या होगा, वहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। ठीक है, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन यहीं से होती हुई किसके पास जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, और वहां से फिर क्या होगा, प्रोटीन्स का ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर। बाकी गाइस हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं लार्जर सब यूनिट। तो ये क्या है, लार्जर सब यूनिट। ठीक है, और यहां पर हमने जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि लार्जर सब यूनिट के अंदर ना अगर आपसे पूछा जाए साइट कितनी होती हैं तो आप क्या कहोगे, 3 साइट, ए, पी और ई। ठीक है, तो अभी पहले आप मीनिंग समझिए कि क्या होता है इनका मीनिंग। तो आप इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, जो हमने सेंटर में ये बनाया है ये क्या है, टनल है। क्या है, ये टनल है। ठीक है, तो अभी देखिए ए का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ए का मतलब है असेप्टर साइट। क्या है ए का मतलब यहाँ पर, असेप्टर साइट। ठीक है, तो इसको हमने बोला असेप्टर साइट। क्यों बोला ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसका एक नेम और है, दैट इज अमीनो असाइल साइट। तो इसको असेप्टर साइट क्यों बोला हमने, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा किस चीज को, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, टीआरएनए विद अमीनो एसिड। मीन्स यहाँ पर टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड लेके। ठीक है, टीआरएनए आएगा विद अमीनो एसिड। तो टीआरएनए जब अपना अमीनो एसिड लेके आएगा तो वो कहां पे आकर बाइंड होगा, ए साइट पे। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, अमीनो असाइल साइट या फिर एक्सेप्टर साइट। क्योंकि एक्सेप्टर, आप इस चीज से ध्यान रखो ना, जो वर्ड है वही से ध्यान रखो। एक्सेप्टर का मतलब है कि ये एक्सेप्ट करेगा किस चीज को, टीआरएनए को। टीआरएनए क्या लेके आया अपने साथ, अमीनो एसिड। तो टीआरएनए विद अमीनो एसिड आएगा और इस ए साइट पर आकर लग जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर साइट। ठीक है, आफ्टर दैट है पी। पी का मतलब क्या है, यहाँ पे पी है पेप्टाइडियल साइट। क्यों बोला हमने इसको पेप्टाइडियल साइट, ध्यान रखिए नाम से ही पता चल रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्यों, क्योंकि ये किसमें हेल्प करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में।
किसमें हेल्प करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। और यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो किसके बीच में बनेगा? बताइए। तो जो टीआरएनए है वो क्या लेकर आ रहे हैं? अमीनो एसिड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अमीनो एसिड है उनके बीच में क्या बनता जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इट मीन्स यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कहाँ बनेगा? बिटवीन अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने इस साइट को क्या बोला? पेप्टाइडियल साइट। और ई साइट क्या है? ई का मतलब है गाइस यहाँ पर, ई साइट का मतलब क्या है? एग्जिट साइट। क्या बोलेंगे? एग्जिट साइट। देखिए जो ये मैकेनिज्म है ना प्रॉपर, ये आप ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ोगे जेनेटिक्स में, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी भी इसी वजह से करवा रही हूँ, सो दैट आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसे जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। वहां जेनेटिक्स में तो बहुत डिटेल में है ये। अभी देखिए तो यहाँ क्या होगा कि जो ए साइड पे टीआरएनए आया, टीआरएनए जब आएगा तो क्या कैसे आएगा? अमीनो एसिड लेकर। तो अभी देखिए कि जो यहाँ पर पेप्टाइडल साइट है वो क्या करेगी? जैसे जैसे टीआरएनए आता जा रहा है अमीनो एसिड लेकर, तो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन बनाएगी? पेप्टाइडल साइट पे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोला? पेप्टाइडियल साइट। ई एग्जिट साइट। तो अभी देखिए क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे? एग्जिट मतलब एग्जिट होगा, मतलब कुछ ना कुछ चीज तो है जो हट रही है यहाँ पर। क्या एग्जिट होगा? एम्प्टी टीआरएनए। इसको अभी हमने एम्प्टी टीआरएनए क्यों बोला? क्योंकि जैसे ही पहले टीआरएनए आया था तो वो टीआरएनए क्या लेके आया? जब पहले टीआरएनए आया तो वो क्या लेके आया था? अमीनो एसिड, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि टीआरएनए आया विद अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स के बीच में तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। मींस जैसे ही अमीनो एसिड आपस में लिंक होते जाएंगे तो क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो फिर जो टीआरएनए है, एम्प्टी टीआरएनए है, वो यहां से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस साइट को क्या बोल देते हैं? एग्जिट साइट। क्लियर है? तो अभी देखिए तो जैसे ही पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई, देखो यहाँ पे अमीनो एसिड विद टीआरएनए, मींस अमीनो एसिड है वो टीआरएनए के ऊपर अटैच था। अभी यहाँ पे क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि हमें पता है कि क्या बनते जा रहे हैं? बॉन्ड बनते जा रहे हैं। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन हमें, मैंने आपको देखो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि जो लार्जर सब यूनिट है ना वो मेम्ब्रेन से अटैच होती है। तो जैसे मान लिया मैंने कि वो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ठीक है। इस चीज को समझिए। तो वो किस प्रोटीन से अटैच होगी आपको ये भी बताया था, वो अटैच होगी गाइस राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से। किस प्रोटीन की हेल्प से? राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है। तो जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर क्या अटैच है? ये पूरी की पूरी क्या है? लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने अच्छे से दिखा देते हैं कि यहाँ पर राइबोफोरिन प्रोटीन है जिसकी हेल्प से वो क्या है? अटैच है। तो अभी जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनी तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन किसके थ्रू? टनल के थ्रू। ये ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट किया ही हुआ है। तो टनल के थ्रू वो कहां जाएगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जैसे ही वो गई, आफ्टर दैट उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। किसका? जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, यानी कि अभी प्रोटीन्स का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो तभी हम कह देते हैं कि क्या होता है कि जो राइबोसोम है उसका क्या फंक्शन बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो हमने देख ही लिया, ठीक है। और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको जेनेटिक्स जब हम करेंगे देन हम करेंगे उसको। आपको एक बार रफली आइडिया तो हो गया होगा कि टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आ रहा है, ठीक है। अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनते जा रहे हैं, तो जैसे ही बॉन्ड बन जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद खाली जो टीआरएनए है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राइबोसोम है वो क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं तभी हम इसको क्या कह देते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री।
ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाएगा, बताइए, न्यूक्लियोलस को, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस आप ध्यान रखिए कि प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो न्यूक्लियोलस कहां से होगा। गाइस, आज हमारा राइबोसोम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इन वीडियोस में से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर राइट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छे से समझ आ रही हैं देन भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमारे लिए तो देखो वही मोटिवेशन है। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है कि जो जितना भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है ना, तो वो आपको सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस को शेयर करें, सो दैट जो नीडी बच्चे हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।